हमें चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहां से लड़ूंगा भाजपा को हरा दूंगा इस पर। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वाराणसी में यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो डॉक्टर राजेश मिश्र का आता है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल को हराने वाले एक लौते डॉक्टर राजेश मिश्रा का ही नाम आता है। पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शुमार डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मौका है विधानसभा चुनाव का। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाराणसी में अभी तक केवल 2 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। डॉक्टर पूर्व के विधानसभा चुनाव साल 2017 में शहर दक्षिणी से उम्मीदवार थे और काफ़ी कम अंतर मतों से वो हारे। इस बार फिर चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी, तो हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस बार उनकी रणनीति क्या है। क्या वो फिर पुनः शहर दक्षिणी से विधानसभा के प्रत्याशी बनेंगे? सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? सर देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत रणनीति नहीं है। पार्टी जो कहेगी उस काम को मैं करूँगा। मैं पार्टी का लॉयल वर्कर शुरू से हूँ और थोड़ा सा बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं अस्वस्थ था, लेकिन अब स्वस्थ हूँ। पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। हमसे बार बार कहा जा रहा है, हमें चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, लेकिन जो चर्चा जैसी चल रही है कि आप, सर, हमें जहां तक पता है कि आप इस बार कैंट से चाहते हैं टिकट और पार्टी चाहती है कि शहर दक्षिणी से ही आप लड़े चुनाव, तो इसमें सर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिणी में पिछली बार मैं 42.5% वोट पाया था। 42.5% वोट पा के हारने वाला मैं अकेला उम्मीदवार पूरे प्रदेश में था। पूरे प्रदेश में लोग 35, 30, 32% पा के एमएलए हुए थे और मैं 42.5% वोट पा के चुनाव हारा था। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मैं कुछ चाहता हूँ, पार्टी कुछ चाहती है। पार्टी ने हमसे ये कहा है, मैंने जब बार बार मना किया, लास्ट में मैंने कहा ठीक है पार्टी जो कहेगी करूँगा। तो पूछा उन लोगों ने, तो हमने कहा कि आप जहाँ से कहिए मैं लड़ जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी विधानसभा से मैं लड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कोई दक्षिणी कैंट हो, कहीं से भी लड़ा जाए। तो उन लोगों का ये कहना है कि आप खुद तय कर लीजिए कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं और जब आप कहिएगा तब आपका टिकट डिक्लेयर होगा, ये कहा गया हमसे। तो मैं भी पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। सर, अब तो बहुत कम समय बचा है, तो अभी कहाँ से क्या तय किए हैं सर? कुछ तो ये देखिए, ऐसा ना कि समय कम उसके लिए होगा जो सिर्फ चुनाव में राजनीति करता है। मैं 365 दिन काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, सब जानते हैं। और शायद पूरे बनारस ज़िले में ही क्या, हमें लगता है पूरे पूर्वांचल में शायद कोई ऐसा गांव हो, ऐसा कोई घर हो जहाँ हमारे व्यक्तिगत लोग ना हो। तो वो सब समस्या नए उम्मीदवारों के लिए होती है, हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है। जिस दिन मेरा नाम अखबार में आ जाएगा, मैं अपने आप कैंडिडेट हूँ, फिर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग लड़ लेते हैं मेरा चुनाव, हर बार यही हुआ, इस बार भी हो जाएगा। लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पैर में एक्सीडेंट के बाद से मुझे चलने में अभी हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है। जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ ऊंची नीची जगह है, तो वहाँ बचाना पड़ता है। चुनाव में ऐसा माहौल होता है कि आदमी भीड़ में रहेगा, हर समय रहेगा, तो कैंपेनिंग करनी पड़ती है। दोबारा चोट लग जाएगा तो मुझे मुसीबत होगी। मेरी मात्र दिक्कत यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सब मैं देख रहा हूँ, अपने लोगों से राय विचार कर रहा हूँ और हमें चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहाँ से लड़ूंगा भाजपा को हरा दूंगा इस पर। सर, आप तो वाराणसी के सांसद रहे हैं और भाजपा को आपने हराया भी है, और तो क्या कैंट और दक्षिणी में अभी मतलब तय तो किया होगा कुछ? सर, अभी हमने कुछ भी तय नहीं किया फाइनली। देखिए, पिछली बार भी मैंने बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं नहीं हरा पाया। पिछली बार का जो विधानसभा का चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी 3 दिन बनारस में रुक के और गली गली न घूमे होते हमारे खिलाफ, तो जो 4-5 हज़ार वोट से मैं चुनाव हारा, ना हार पाता। और शायद मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के आज तक के, जो अपनी लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में, किसी विधानसभा में 3 दिन गली गली घूम के प्रचार करते हैं। तो मैं ये चर्चा चली थी कि शायद नीलकंठ हार रहे हैं, तो उनके लिए विशेष कैंपेनिंग। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, किसी प्रधानमंत्री नहीं किया था, मोदी जी ने ये किया। तो मोदी जी और उनका जो दल है वो साल भर चुनाव लड़ता है, उनके पास काम कम है, बात ज़्यादा है,
लगातार प्रचार करना, यही काम है उनका। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ और सही वक्त आने पर निर्णय ले लूँगा। काम तो आपने भी कराए थे, ओवर ब्रिज वगैरह सब बनवाए थे, हमें याद है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये दावा करते हैं कि हमने ज़्यादा काम कराए कांग्रेस सरकार की अपेक्षा। है ना कि उनको तो बोलना है, बोलना और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना, दोनों में अंतर होता है। हम यहाँ बैठे हैं, बनारस का एयरपोर्ट हमने बनवाया है, वो दिल्ली से भी दिखाई पड़ेगा। अब उसको मोदी जी कहें, 20 बार कहें कि नहीं मैंने ही बनवाया, पत्थर लगवा दें तो अलग बात है। BHU का ट्रामा सेंटर मैंने बनवाया। अब मोदी जी उस ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के लिए 3 बार बनारस आए और तीनों बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कर नहीं पाए, तो अंत में ऑनलाइन दिल्ली से उन्होंने उसका उद्घाटन किया, बनवाया हमने था। 80 घाट जो बनारस में आज की तारीख में सबसे अच्छा घाट है, मैंने बनवाया था। तमाम सारे घाट हमने बनवाए। मोदी जी ने एक काम बनारस में किया है कि जितने बिजली के खंभे हैं सब पे चाइनीज़ लाइट लगवा दी है, घाटों पे चाइनीज़ लाइट लगवा दी है। जो बिजली का उसका बिल आता होगा वो तो जनता के टैक्स से जमा होगा। तो आप अपना कोई काम करके कराते तो बात समझ में आ जाती। पांडेपुर का फ्लाईओवर है, चौका घाट का फ्लाईओवर है, DL मड़ुआडी का फ्लाईओवर सब हमारा बनवाया हुआ है। इन्होंने क्या किया है? लेकिन अब ये है कि माफ़ करिएगा, मीडिया उनके पास है, उनकी ज़बान है, 24 घंटा उनको झूठा बोलना है। तो बोल रहे हैं कि पूरा बनारस को, जैसे लगता है कि बनारस को उन्होंने ही बसाया है। ये बाबा विश्वनाथ ने नहीं बसाया बल्कि उन्होंने बसाया है, जैसे वो भाषण देते हैं। तो वो कहने वाली बातें हैं। लेकिन बनारस के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। बनारस के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ 3-3 4-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, तमाम सारे डिग्री कॉलेज हैं, तमाम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं। यहाँ के लोगों को एक बार भरमाया जा सकता है, 2 बार, बार नहीं। सर, एक आप जो कि बड़े नेता हैं, ब्राह्मण समुदाय से के बड़े नेता हैं वाराणसी के, सर भाजपा आजकल ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए एक बाकायदे कमेटी बनाई है। उन्होंने एक कैंपेनिंग कर रहे हैं जहां अखिलेश यादव परशुराम, जय परशुराम का नारा दिए हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जा भी रहे हैं उसमें। तो इस पर क्या सर मानते हैं, भाजपा से ब्राह्मण वो टूट रहा है मौजूदा समय में? देखिए, ऐसा है ना कि अब क्या हो रहा है वो तो आप भी पब्लिक में देखते होंगे। लेकिन उन लोगों को ये लग रहा है कि टूट गया है, तभी वो कमेटी बनाए, तभी वो ब्राह्मण रोड पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो यदि वो टूटा, उनको लगता है टूटा, तो क्यों टूटा है, इसका मतलब उन लोगों ने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा। इनके पास एक प्रश्न का उत्तर हमको जोगी जी दे दें कि खुशी दुबे का कौन सा अपराध है कि वो लड़की आज तक 2 साल से जेल में है। आज तक एक बार भी उसकी पेशी नहीं हुई, उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है और वो लड़की 2 साल जेल में बंद है। किस अपराध में बंद है? उसके पति विकास दुबे के साथ थे, मारे गए, वो अपराधी थे कि नहीं थे उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उस लड़की का क्या दोष है? और उसके साथ जितनी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया उस लड़की के साथ 2 सालों से, ये क्या शो करता है? आप पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के पीरियड में तमाम सारी हत्याएं पुलिस ने की हैं, तमाम सारे लोगों का काउंटर हुआ है, तमाम लोगों का घर गिराया गया है, बुलडोजर डलवाए गए। मोदी जी एक नाम बता दें जो उनका सजाती हो, उसका काउंटर हुआ हो, उसका घर गिरवाया गया हो, उस पे उसके मकान पे बुलडोजर चलवाया गया, एक नाम बता दें इतने बड़े प्रदेश में। वो तो बोलते हैं सर, सबका साथ सबका विश्वास। उनके बोलने पे मैं नहीं जा रहा हूँ। वो तो क्या बोलेंगे, वो तो कहेंगे कि मैंने कहा ना कि मोदी जी कह सकते हैं कि बनारस को मैंने ही बसाया था। विश्वनाथ जी, जो लोग कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ किए बसाए थे, वो गलत बोलते हैं, मैं बसाया हूँ, तो वो अलग बात है। जोगी जी अब वो लोग नारा दें सबका साथ सबका विकास, जो लोग जिनसे वो लोग चिढ़ते हैं, 4.5 साल में उनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। अब मैं कह तो रहा हूँ कि जोगी जी एक नाम बता दें पूरे प्रदेश में जो उनके सजाती हो, उसका काउंटर हुआ हो और उसका मकान बुलडोजर से गिरवाया गया हो या उसे जेल भेजा गया हो, एक नाम बता दें। जो उनके सजाती लोग हैं, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जिले में उनके सजाती अपराधी नहीं है, माफिया नहीं है, कोई जनपद नहीं है। और एक भी नाम बता दें जिसे दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र किया गया हो, एक नाम बता दें। सारे बड़े बड़े माफिया अपने अपने ज़िले में, आनंद से जेल में जो है वो चौपाल लगाए हुए हैं।
तो सर आपका कहना ये है कि ठाकुरवाद चल रहा है बीजेपी सरकार? ठाकुरवाद की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उनके सजाती वोटों की बात कर रहा हूँ। बगल में धनंजय सिंह है, 50,000 रुपये के इनामी थे और अपने पत्नी को जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़वा रहे थे सरेआम घूम के। अभी फरार घोषित हैं, अभी क्रिकेट का मैच खेल रहे थे, उसका उद्घाटन कर रहे थे। ये कौन सा कानून व्यवस्था क्या है ये? इसको कहेंगे कि आप ठीक है? कार्रवाई तो बराबर होनी चाहिए सबके के साथ हम गलत हैं, हमारे खिलाफ करिए, दूसरा कोई गलत उसके खिलाफ करिए। ये क्या तरीका है कि आप जातियों को खोज के आप उन्हें प्रताड़ित करिए? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब किसी कुर्सी पर बैठता है तो किसी जात का नहीं होता, वो मुखिया है प्रदेश का, देश का, और उसकी निगाह सब पे बराबर होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सर वो लोग दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी की इस बार तो हम 350 सीटें। अरे वो 600 कहे तो उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। सीट 403 है, वो कहे हम 600 जीतेंगे, तो इस हर विधानसभा को एक एक करके बांट दें, काट दें, उसमें कुछ नहीं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो इन लोगों की स्थिति है, यदि इनकी स्थिति दैनिक अच्छी है तो इनके सारे जो बड़े मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब लोग विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सब तो विधान परिषद में हैं। जोगी जी भी विधान परिषद में है, केशव मौर्य भी विधान परिषद में है, दिनेश शर्मा भी विधान परिषद में है, तो चुनाव लड़ने क्या ज़रूरत है? ये क्या प्रमाणित कर रहा है? चुनाव लड़ने क्या ज़रूरत है? आप चाहते हैं कि हमारा एमएलए जीते जिससे हम सरकार बनावें, और यदि विधायक होना जरूरी है तो विधान परिषद में तो है ही है, मोदी जोगी जी भी हैं, केशव मौर्य भी हैं, सब तो हैं, तो चुनाव लड़ने क्या ज़रूरत है? जो विधायक जा रहे हैं, करीब 10 विधायक जा चुके लगभग, तो इसमें किसकी नाराजगी आप मानते हैं, किसकी वजह से, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? देखिए ऐसा है ना कि 10 नहीं गए हैं, 15-16 कल तक जा चुके हैं, 15-16 तो जा चुके हैं, और हमें लगता है कि अभी 2-3-4 दिन में, अब कल से हिंदू धर्म में कल से ये माना जाता है कि खरमास ख़त्म हो गया, मकर संक्रांति के बाद शुभ काम होते हैं, तो अब कल से जो स्पीड बढ़ेगी पार्टी छोड़ने वालों की, हमें लगता है कि और ज़्यादा तेज होगी। सर कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं पिछले कई दिनों से और काफ़ी ज़्यादा रणनीति भी बना रही हैं, उसका असर भी है। आप क्या मानते हैं इस चुनाव में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में? बहुत बेहतर रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। देखिए प्रियंका गांधी जी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया, और जो उन्होंने 40% टिकट की बात की, महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र की बात की, लड़कियों को स्कूटी, साइकिल और लैपटॉप वगैरह की जो बात की है, नौकरी में 20 लाख नौकरी देने की बात की पहले साल में, उसमें 8 लाख लड़कियों को, 12 लाख नौजवान लड़कों को जो पढ़े लिखे लड़के हैं, सरकारी नौकरी। तो ये पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार आया है कि जिस आधी आबादी की बात हर दल और हर नेता करता था, स्पीच तो देता था लेकिन कोई काम नहीं करता था, पहली बार उन्होंने चुनाव के पहले करके दिखाया है। अलग से घोषणा पत्र जारी किया, अलग से उनके लिए स्लोगन दिया, नारे दिए, और उससे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कहा था कि हम 40% टिकट देंगे, जो पहली लिस्ट आई कांग्रेस की उसमें 125 लिस्ट आई है, 125 में उन्होंने 50 टिकट महिलाओं को दे दिया। सर जो वाराणसी में जो टिकट जारी हुआ है 8 विधानसभा की में, अभी 2 ही का जारी हुआ है, और सर उसमें सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो 6 नहीं जारी हो, उसमें जैसे आपका है तो आप मांग रहे हैं कैंड, दक्षिणी में आपका नाम जोड़ा गया लास्ट में, ऐसा ये पहले आप सुधार करिए, मैं मांग कहीं से नहीं रहा हूँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, पहला इसे सुधार लीजिए। दूसरा, लोग बोल रहे हैं कि दक्षिणी से आपका जोड़ा गया है, कल शायद तो 100 बातें 100 कान। अभी तक तो पूरा उत्तर प्रदेश जोगी को लड़ा रहा था अयोध्या, कल लिस्ट आई तो गोरखपुर चले गए, तो कौन क्या कहता है उसका कोई मतलब राजनीति में नहीं है। राजनीति में फैक्ट क्या है वो दिखाई, वो अंदर से जो रहेगा वो मालूम होगा। हम बार बार चाहते हैं कि हम चुनाव न लड़ें, उसका न लड़ने का कारण सिर्फ हमारा स्वास्थ्य है, एक्सीडेंट है, इस वजह से मैं चाह रहा था। लेकिन पार्टी की यदि वो लगी है दांव पे साख, और भी खासकर प्रियंका गांधी की, तो मेरे लिए चुनाव लड़ना बहुत कठिन नहीं है। बड़े नेता अगर पार्टी लड़ाएगी तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मैं तो शुरू में ही कहा हूँ जो पार्टी कहेगी करूँगा, उसमें कोई हमें दिक्कत थोड़ा नहीं, और चाहे जहाँ से लड़ूंगा इस बार हालांकि दिखा दूंगा भाजपा को। श्योर?
हमें मोदी एक आध हफ्ता चारपाई में बीच सो के गोधड़िया पर सोए देखे मैं हराक दिखा देता हूँ। ये झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, एक सीमा है, एक लिमिट है। हम लोगों का संबंध 24 घंटे का लोगों से रहता है और ये लोग चुनाव में आएंगे, हाथ हिलाएंगे, हाथ हिला के निकल जाएंगे। एक बार जीत गए ग्लैमर पर, एक बार जीत गए हवा पे, बार बार ऐसे थोड़ी नहीं होगा। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति देखेंगे सर, कितनी सीटें वो पाएंगे? बीजेपी की सीट तो वही बता पाएंगे, वो तो 400-500 बता रहे हैं लोग कि 500-600 जीत सकते हैं। 80-20 बोल रहे हैं, 80-20 की लड़ाई। वो तो कहेंगे ही, वो तो 80 गलत बहुत कहना चाहिए था कि 120 और 20 की लड़ाई है तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी वो लोग बता नहीं पा रहे हैं। बीजेपी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है और बीजेपी यदि बुरी तरह ना हारने जाती तो बीजेपी की नेताओं की बौखलाहट, उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, वो एक भय के वातावरण में वो काम कर रहे हैं कि चुनाव में हार रहा हूँ। आप बताइए कि आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी जात को मनाने के लिए कमेटी बनाई थी? याद करिए, किसी जात को, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जात को मनाने के लिए कभी कमेटी बनाई थी? और इस स्तर पर उतर गई जो नेशनल पार्टी है, जो अपने को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, वो एक जात के वोट को ठीक करने के लिए कमेटी बना रही है। और उसके कमेटी में मेंबर कौन है? अब सुन लीजिए, मेरठ वाले वाजपेयी जी का क्या नाम है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उसमें मेंबर बनाया है। उनका टिकट कल कट गया, उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट बना दिया। अच्छा, जो मेंबर है उन्हीं का टिकट काट दिया? उन्हीं का टिकट कट गया। और 3 लोग जो इनके 3 मंत्री थे यूपी में, उनको लोकसभा लड़ाया। और उसमें जो गैर ब्राह्मण थे वो मंत्री हैं भारत सरकार में, और जो 2 और मंत्री थे जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, दोनों एमपी हुए, लेकिन मंत्री कोई नहीं हुआ। इन चीज़ों में आप सुधार करिए ना, ये कमेटी उमेटी बना के नाटक करने से हो। राहुल गांधी जी लगातार मांग करते रहे हैं कि अजय मिश्र पे कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से उनको अभी तक हटाया नहीं गया। इसकी क्या वजह मानते? अमित शाह के गैंग वाले हैं। अपने आप लग रहा है कि जो अमित शाह का जो तरीका है, जो काम है, जो इनकी इमेज है, हमें लगता है कि अजय टोनी भी उसी वाले गोल के होंगे, इसीलिए नहीं हटे। अभी तक दूसरा कोई रहता तो पता नहीं कब का हट गया होता। उनको नहीं हटाएंगे, जबकि बताइए खुलेआम चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल हुई, उनके लड़के के खिलाफ दाखिल हुई। सीबीआई ने कहा, कोर्ट ने कहा, लड़के को लड़का तो जेल चला गया, उसके पिताजी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। अब प्रशासन कितना काम करेगा? जब किसी का पिता यदि भारत सरकार का मंत्री है तो प्रशासन कितना उसके लड़के को क्या कर पाएगा? नहीं कर सकता। वो कभी भी न्याय पा ही नहीं सकता जब तक इस तरह के लोग मंत्री रहेंगे, और उनको मंत्री बना के रखे हैं। तो ये शुद्ध रूप से जिसको कहा जाए तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, कि जो हमारे मन में है वही करूँगा। तो ऐसे नहीं, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। घमंड, किसी भी व्यक्ति का घमंड सबसे बड़ा उसका विरोधी है। रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, रावण से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन घमंड की वजह से सत्यानाश हो गया। वही घमंड इन लोगों के पास है। सर, हमारा आखिरी सवाल है कि सर, अगर पार्टी आपको आदेश करती है या टिकट देती है तो आप वाराणसी से किसी भी विधानसभा से लड़ने को तैयार हैं? हमें कहीं कोई चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं है किसी विधानसभा में। मेरे जैसे दक्षिणी है, वैसे कैंट है, वैसे उत्तरी है, वैसे रोहनिया है, शिवपुर है, असगरा है, में क्या दिक्कत है भाई? मैं एमपी रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं 8-8 जिले का एमएलसी रहा हूँ, 2-2, 3-3 बार मैंने हर जगह भाजपा को हराया है। तो इसका मतलब है कि मेरा संबंध सब जगह है। तो दक्षिणी तो पिछली बार बस यूं ही मैं लड़ गया, वो सीट तो जनसंघ की थी। दक्षिणी सीट बनारस में जनसंघ की सीट है। भी आपने बहुत अच्छा वोट वहाँ से हासिल किया। अच्छा वोट हासिल करने की तो मैं लड़ा नहीं था, मैं तो चुनाव जीत रहा था, लेकिन कैसे हार गया पूरा बनारस आज तक नहीं समझ पाता है कि मैं हारा कैसे हूँ, क्या किया गया कि मैं हार गया, वो अलग विषय है। लेकिन मुझे चुनाव लड़ने में कतई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से मुझे परेशानी थी। कुछ बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर राजेश मिश्र ब्राह्मण मतदाता कैंट में ज़्यादा है, तो इसलिए वो उधर चाहते हैं सेफ्टी के लिए। वो जिस जात में कहें, और जो भाजपा का नेता इस तरह की बात कर रहा है, वो मेरे साथ चले, किसी गैर जात के आदमी के पास चले, मैं 5 मिनट बात करूंगा, वोट मेरा देगा, वो मेरा मुरीद हो जाएगा, दूसरा कोई करके दिखा दे।
ये आपके अंदर एक आर्ट होनी चाहिए, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, आपके अंदर कन्विंस करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण नेता टहलते हैं, क्यों नहीं सारे ब्राह्मण उनको वोट दे देते हैं। भाजपा के लिए कहा जा रहा है ना कि ब्राह्मण भाजपा में थे अपना राज में। मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे तो आज तक इससे कभी दिक्कत नहीं महसूस होती। मुझे हर जात वोट करती है, हर जात वोट करती है। अब ये ठीक है कि मैं जिस जात में हूँ तो उस जात का ज़्यादा संबंध मेरा हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन किसी जात से मुझे कभी दिक्कत थोड़ी नहीं है। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि मैं जो भी चुनाव लड़ा हूँ, यदि मुझे उस विधानसभा या उस लोकसभा की हर जात का परसेंटेज ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन वोट न मिले तो मेरा राजनीति करना बेकार है। ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र जी, जिन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी की अच्छी स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और वो अगर पार्टी उन्हें खुद निर्देश जिस भी सीट से करती है वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सक्षम है। उत्तम सवेरा के लिए चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।